नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले उन लोगों के लिए हमारी शोक संवेदनाएं हैं जिनकी बेहद दर्दनाक रेल हादसे में मृत्यु हो चुकी है। साथ ही साथ जो घायल हुए हैं उनके हम जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं जी। प्रभा साक्षी की टीम लगातार आप सभी के साथ है। सर, शुरुआत करते हुए अपने कार्यक्रम की जो हम राजनीतिक चर्चा करते हैं उस पर हम बात करते हैं तो राहुल गांधी अमेरिका में हैं। अमेरिका में उनके द्वारा दिए जा रहे बयानों पर भाजपा ज़बरदस्त तरीके से प्रहार कर रही है। उन्होंने मोदी की तुलना भगवान से कर दी। इसके बाद इंडियन जो मुस्लिम लीग है उसको धर्मनिरपेक्ष बता दिया। कहीं ना कहीं राहुल गांधी देश में रहकर जितने चर्चा में नहीं होते हैं उतना चर्चा जब वे विदेश जाते हैं उससे ज़्यादा हो जाती है उनकी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ख़ास तौर पे शायद कांग्रेस चाहती भी यही है कि वो कुछ इस तरीके के बयान दें कि वो चर्चा का केंद्र बने और केंद्र लगातार बने रहें। और लगातार आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं पिछले साल सितंबर से, तो वो जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तब से वो लगातार चर्चा के केंद्र में हैं। चाहे वो सांसद हैं या नहीं हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो लगातार चर्चा के केंद्र बने हुए हैं, सरकार पर हमलावर हैं और मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिखते भी रहना चाहते हैं। और पार्टी अध्यक्ष जब जितने सक्रिय नहीं थे उससे ज़्यादा अब सक्रिय हैं। अब सक्रिय हैं, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उनका अगर हम देखें अमेरिका दौरा, ख़ास तौर पर जो लंदन वाला उनका दौरा था उससे थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि उसके बाद उनको शायद समझाया बुझाया गया है कि कौन कौन से मुद्दों पर आपको बोलना है, किन मुद्दों पर नहीं बोलना है। क्योंकि मैं देख रहा था कि यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उस पर उन्होंने भारत सरकार के स्टैंड का समर्थन किया है। तो यानी कि समझाकर उनको भेजा गया है कि आपको किन मुद्दों पर भारत का पक्ष लेना है और किन मुद्दों पर घेरना है। तो वो जो बातें यहाँ पर कहते हैं कि मीडिया सारा सरकार के कंट्रोल में है, सारे संवैधानिक संस्थान सरकार के कंट्रोल में हैं, यही सब चीज़ें वो वहाँ भी कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री की अगर वो भगवान से तुलना कर रहे हैं तो एक सवाल उठता है कि जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनको तपस्वी की संज्ञा दे रही थी कांग्रेस और बता रही थी कि उनको परम ज्ञान हो गया है, तो उस पर सवाल उठता है कि अगर किसी को परम ज्ञान हो गया है तो वो कैसे किसी व्यक्ति की तुलना भगवान से कर सकता है। तो ये राहुल गांधी को और कांग्रेस को जवाब देना है। जहाँ तक उन्होंने इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग को सेकुलर बताया है, तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि सेकुलर का सर्टिफिकेट कांग्रेस तभी किसी को दे सकती है जब उसकी अपनी खुद की छवि सेकुलर की हो। अब आप देखिए कि जमात इस्लामी का एक विज़न है कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बने। उसकी जो राजनीतिक इकाई है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, उसके साथ केरल में इन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। तो क्या आप खुद सेकुलर हैं? राहुल गांधी वायनाड में जब नामांकन दाखिल करने गए थे तब हमने देखा था कि उनकी नामांकन रैली में किस तरह इस्लामिक झंडे लहराए गए थे और कांग्रेस नेता उससे खुश थे। तो क्या आप खुद सेकुलर हैं? हमने देखा कि अभी इसी साल जब बजट सत्र चल रहा था तब राज्यसभा में ये जिनको IUML को जिनको ये कह रहे हैं ना कि ये सेकुलर पार्टी है, मैं कह सकता हूँ कि नहीं वो तो सेकुलर है, उन्होंने ऐसा कहा। तो IUML के सांसद अब्दुल वहाब नाम है शायद, राज्यसभा में है, इन्होंने निजी संकल्प पेश किया था। निजी संकल्प क्या था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए जो मदरसे में जो उनकी जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके लिए एक अलग से कोष आवंटित किया जाए, इसके लिए उन्होंने निजी संकल्प पेश किया था। स्मृति ईरानी जो कि अल्पसंख्यक कार्य मामलों की मंत्री भी हैं, उन्होंने इसका बहुत तगड़ा जवाब दिया था। उनका निजी संकल्प राज्यसभा में सभी सदस्यों ने उस संकल्प को खारिज कर दिया था। इसमें अन्य पार्टियों ने भी सरकार का साथ दिया था और ये एक संदेश गया था कि धर्म के आधार पर विभाजन कतई स्वीकार नहीं होगा। तो जो व्यक्ति इस तरह के निजी संकल्प पेश करता है, जिस पार्टी का व्यक्ति, आप उस पार्टी को सेकुलर बता रहे हैं,
तो ये दिखाता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं। और आईयूएमएल के पक्ष में बोलना राहुल गांधी की मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि केरल की में अब वो राजनीति करते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से 2019 के चुनाव में जब देश भर से कांग्रेस का सफाया हो गया, वहीं केरल में कांग्रेस की सुनामी चली थी, 20 में से 19 सीटें कांग्रेस जीत गई थी, या उसके जो समर्थक थे सब मिला के 19 सीटें जीत गए थे। तो केरल की वायनाड सीट से हो सकता है जब उपचुनाव हो या अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी फिर से उतरें, या जैसा कहा जा रहा है प्रियंका गांधी उतरे, तो आईयूएमएल वहां पर इनके गठबंधन में शामिल है, जो इनका यूडीएफ गठबंधन है उसमें शामिल है। तो इसलिए भी केरल की राजनीति के मद्देनजर भी इनको आईयूएमएल का समर्थन करना पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को सेकुलर होने का या किसी को नॉन सेकुलर होने का सर्टिफिकेट बांटे। पहले उनको खुद को ये दिखाना चाहिए कि आप सेकुलर हैं। और ऐसी तमाम घटनाएं, तमाम ऐसे प्रकरण हैं जो गिनाए जा सकते हैं कि जब सवाल उठा है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है या इस तरीके की हरकत की है कि उसकी छवि पर सवाल उठे हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते थे। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे हैं। एक क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे सर करना चाहूंगा, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है ना कि ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जो जिन्ना ने स्थापित किया था, ये दूसरी मुस्लिम लीग है जिसके साथ भाजपा ने नागपुर में समझौता किया था। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि इसी के एक नेता को अटल बिहारी वाजपेयी ने जिनेवा यूएन में भेजा था जी। तो कांग्रेस तो ये दलील दे रही है जी। देखिए, अब दलीलें तो दी जाएंगी, लेकिन क्या जो आपने कहा कि ये कह रहे हैं कि भाई ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जो कि जिन्ना ने स्थापित की थी, तो क्या ये वो कांग्रेस है जिसको महात्मा गांधी ने स्थापित किया था? ये भी तो सवाल बनता है ना। तो और अब जब विदेशी दौरों पर जब किसी को भेजा जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि पार्टी से ज़्यादा देखा जाता है कि कौन व्यक्ति इस मुद्दे पर देश का पक्ष सही तरीके से विश्व मंच पर रख सकता है। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। ऐसे तमाम अवसर रहे हैं जब कांग्रेस ने भी अटल जी को या बीजेपी के नेताओं को बाहर भेजा, क्योंकि उनको लगा कि जब बात विश्व मंच की आती है तो देश हित सबसे पहले होता है और कौन इस मुद्दे के साथ न्याय कर सकता है ये देखा जाता है, पार्टी नहीं देखी जाती। तो अगर वो व्यक्ति जिनका नाम आप बता रहे हैं या जिनके बारे में कहा जा रहा है तो वो रख सकते होंगे और रखा होगा, इसलिए उनको भेजा गया होगा। तो ये एक पर्दे के पीछे छिपने का कारण नहीं हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस जितना बोलती है उसकी असलियत उतनी ही ज़्यादा स्पष्ट तौर पर उभर कर आ जाती है। लेकिन जब इस मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी तो नेहरू जी ने इसका खुलकर विरोध किया था और नेहरू जी ने कभी भी इसके साथ समझौता नहीं किया था जी। खैर, अब समझौते की बात आ गई है तो 2024 को लेकर भी राजनीतिक दलों में एक समझौता चल रहा है। भले गठबंधन का नाम दिया जा रहा है उसे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी समझौता है कि तुम यहाँ लड़ो तो तुम यहाँ लड़ो और पीएम मुझे दो तो गृह मंत्री तुम लोग। कुछ ऐसा ही समझौता आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, खास करके 12 जून के बाद जब पटना में नीतीश कुमार की मेजबानी में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होगी। हालांकि खबर यह भी है कि इसी के आसपास बिहार में प्रधानमंत्री की भी बड़ी रैली हो सकती है जी। तो ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्षी एकता को लेकर सर एक बड़ी खबर केसीआर से संबंधित भी है कि केसीआर ने कहीं ना कहीं इस एकता से खुद को दूर कर लिया है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके गठबंधन बनाना ठीक नहीं, आप विकास का मॉडल दिखाइए, आपके पास क्या मॉडल है। तो सबसे पहले विपक्षी एकता किस तरीके से आगे बढ़ेगा और केसीआर ने खुद को अलग क्यों किया? देखिए, दो कारण स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं केसीआर क्यों इस कवायद से शुरू हुए, जो कि खुद पहले उन्होंने शुरुआत की थी। वो महाराष्ट्र भी गए थे जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, बिहार भी गए थे, नीतीश कुमार से मुलाकात की थी उन्होंने। अपनी पार्टी भी उन्होंने क्षेत्रीय से राष्ट्रीय कर दी थी। तो राष्ट्रीय आकांक्षाएं, और अभी कुछ समय पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि 2024 के नतीजे चमत्कारिक होंगे और हमारी जो बीआरएस है वो सरकार बनाएगी। तो इस तरीके का आत्मविश्वास से, अति आत्मविश्वास से परिपूर्ण वो जब बयान दे रहे हैं और अचानक से पीछे हट जाएं तो सवाल उठता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। एक तो उसका उत्तर सीधा सीधा कारण जो समझ में आता है वो यही है कि इस साल सितंबर में, क्योंकि तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो अगर वो तेलंगाना की सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको ध्यान वहीं पर केंद्रित करना होगा। तेलंगाना की सत्ता नहीं रहेगी तो उनको कोई नहीं पूछेगा और दिखाना होगा कि हम कांग्रेस से दूर हैं। कांग्रेस से दूर हैं। और दूसरा क्या है कि अभी इस बैठक में क्योंकि कांग्रेस भी जा रही है, हालांकि अभी ये तय नहीं कि कौन नेता जाएगा वहाँ पर, लेकिन इस कवायद से वो दूर इसलिए भी हुए हैं क्योंकि जो दिल्ली शराब घोटाला है
उसमें हैदराबाद के एक व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया था वो सरकारी गवाह बन गया है, माना जा रहा है। ऐसा मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सरकारी गवाह बना है उसकी गवाही से तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े कुछ लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये भी कारण हो सकता है। तमाम तरह के कारण होते हैं राजनीति में। तो जो फौरी तौर पर दो कारण नजर आते हैं, तेलंगाना विधानसभा चुनाव और जो व्यक्ति गिरफ्तार था वो जो सरकारी गवाह बना है दिल्ली शराब घोटाले में, ये भी कारण हो सकता है। तो देखना होगा कि क्या है। लेकिन जो विपक्षी कवायद दिख रही है, अब आप देखिए कि विपक्षी कवायद भी दो तरह की है। एक जो कि नीतीश कुमार चला रहे हैं, एक जो कि अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली अध्यादेश से जुड़े मुद्दे पर जिस तरह से विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उनका समर्थन ले रहे हैं, ऐसा ही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं या विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके प्रमुखों से मिल रहे हैं, और उनको पटना में जो आप बता रहे हैं कि महागठबंधन की एक रैली होने वाली है उसमें शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। तो अब यही जो दो एक समानांतर एक प्रयास चल रहे हैं, ये दिखाते हैं कि विपक्ष में एकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं कल देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ने ट्विटर पे उनकी आम आदमी पार्टी ने डाला है कि तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ फोटो, कि इतना समर्थन हासिल कर लिया अरविंद केजरीवाल जी ने। तो मुझे लगा कि शायद यही जो फोटो है, ये फोटो देखकर ही मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उनको मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं कि ये तो अपना प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं और ये भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारे विरोधी जो कि पंजाब और दिल्ली इकाई कह रही है आके कांग्रेस आलाकमान को, तो वो सही चीज़ बता रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ये जो दो तरह के प्रयास चल रहे हैं, विपक्ष में एकता नहीं है, नेतृत्व कौन करेगा इसको लेकर अभी भी सवाल है। लेकिन कांग्रेस अड़ी है कि नेता राहुल गांधी ही होंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक जो बड़ा मोर्चा, जैसा कि नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, तो एक बड़ा मोर्चा कांग्रेस के साथ ही जुड़ेगा। कांग्रेस मुख्य मुकाबला बीजेपी का कांग्रेस विरोधी मोर्चे से ही होगा। अरविंद केजरीवाल या उनके साथ कुछ दल रह सकते हैं, ये देखने वाले बात है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन ये मंत्रालय संभालेगा, कौन वो मंत्रालय संभालेगा, तो ये तो खैर अभी दूर की बात है। और लेकिन इसके बारे में नेताओं में बात हो रही होगी। सबसे पहली बात, मंत्रालय तो चलिए दूर की बात है, लेकिन सबसे पहला जो विवाद है वो सीटों के आवंटन पर ही होना है, सीटों के समझौते पर ही होना है। क्योंकि मैं देख रहा था बिहार की बात कर ले तो वो जो जीतन राम मांझी हैं वो 5 सीटें मांग रहे हैं, तो 5 सीटें उनको मिल जाएंगी क्या? और 5 सीटें नहीं मिलती हैं तो भी क्या वो उस गठबंधन में रहेंगे क्या? महाराष्ट्र में जो सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है, चाहे वो बीजेपी शिवसेना हो शिंदे वाली या विपक्षी जो एमवीए है, सीटों के समझौते पर जिस तरीके से अभी से एक दूसरे के बीच दोनों खेमों में खींचतान दिख रही है, तो मुझे लगता नहीं कि इतना आसानी से सीटों का समझौता हो पाएगा। और ये बात कहने में बहुत आसान होती है कि सभी दलों को कुछ त्याग करना होगा तभी बीजेपी को हराया जा सकता है। बात कहने में आसान है, लेकिन हाल में हमने देखा कि ममता बनर्जी और कांग्रेस में किस तरीके से करवाहट रही जब उनके एकमात्र विधायक टीएमसी में शामिल हो गए। जी बिल्कुल। और आप देखिए कि वो पश्चिम बंगाल विधानसभा में कांग्रेस का खाता खुला ही था और अचानक से खबर आती है कि वो टीएमसी ज्वाइन कर गए, और वो जो संसदीय क्षेत्र है वो अधीर रंजन चौधरी का है। तो ये जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और टीएमसी में खिंचाव आ गया। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आएंगे जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा। तो कुछ दल हैं जो मुझे लगता है कि शायद टीएमसी अभी कह रही है, हो सकता है कि वो उसमें नीतीश कुमार की रैली में शामिल हो जाए, लेकिन शायद कांग्रेस के साथ मिलकर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि देखिए, एक जो क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने कांग्रेस को हराकर सत्ता हासिल की है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो। और जो ममता बनर्जी फार्मूला दे रही हैं कि ठीक है, कांग्रेस जो दल जिस राज्य में मजबूत है वो वहां पर नेतृत्व करे। तो अगर कांग्रेस मान लीजिए कि पश्चिम नहीं है, तो और मान लीजिए कि अगर वो हिमाचल में मजबूत है, अगर मान लीजिए कि वो और भी किसी अन्य राज्य में मजबूत है, तो वहां पर टीएमसी नहीं है, तो टीएमसी का उसको क्या सपोर्ट मिल जाएगा? जब उसका नेता ही नहीं है, वहां पे कार्यकर्ता ही नहीं है, उसकी यूनिटी नहीं है, तो क्या समर्थन दे देगी? तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। ये जो फार्मूले हैं इनका कोई आधार नहीं है, बिल्कुल सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर ये सब इकट्ठा हो रहे हैं, और जनता सब कुछ देख रही है। और जनता सब कुछ देख रही है। आप देखिए कि मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा है, आप देखिए कि जो अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं।
आप देखिए कि अमेरिका में वो क्या अर्थव्यवस्था की हालत है। अभी वो कर्ज जो देने से चूकने से बचे हैं। वो आप देखिए कि जर्मनी में मंदी आ चुकी है, वहाँ पर हालात ख़राब हैं। आप देखिए कि ब्रिटेन में महंगाई अब तक के चरम पर है। हमारे दक्षिण एशियाई देशों की आप हालत देख लें तो उनसे तुलना नहीं हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि महंगाई का आलम क्या है, IMF कर्ज नहीं दे रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार बचा नहीं है, और भारत सबसे तेज़ तरक्की कर रहा है, चीन से भी ज़्यादा तेज़ तरक्की कर रहा है। हमने महामारी का कुशलता के साथ सामना किया। हमने जो ये वैश्विक चुनौतियां जो खासतौर पे रूस यूक्रेन युद्ध से उपजी परिस्थितियों से पैदा हुई हैं, उनका भी कुशलता के साथ सामना किया, और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा हुआ है। हम आप देखिए कि हमने अभी जो एक एयरक्राफ्ट डील की थी अमेरिका के साथ, उसके चलते अमेरिका में 15 से 20 राज्यों में रोजगार का अच्छी मात्रा में सृजन हुआ है। हम दूसरे देशों में रोजगार सृजन कर रहे हैं, अपने देश में कर रहे हैं, तो हम एक आर्थिक ताकत के रूप में खड़े। और हम रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है, रक्षा मंत्री जी का एक बयान में देख रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया है कि भारत नया कोई विश्व शक्ति के रूप में नहीं उभर रहा है, भारत फिर से खड़ा हो रहा है। तो भारत विश्व शक्ति था, विश्व शक्ति की तरफ फिर से बढ़ रहा है। तो ये जनता देख रही, सब समझती है। चुनाव जब आएंगे तो जनता जरूर जवाब देगी। और अगर भारत नई शक्ति के रूप में खड़ा हो रहा है तो इसमें हमारा आपका भी समर्थन होना चाहिए। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।